दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष यादव अभिनय के साथ साथ कहानियाँ भी सुनाता हूँ। उम्मीद है आप सभी को कहानी पसंद आ रही होगी। दोस्तों, मैं जो कहानी सुनाता हूँ वो लिखे होते हैं बेहद उम्दा लेखक के द्वारा। आज की कहानी है जहर और इस कहानी के लेखक हैं मृणाली दुबे। ये बहुत अच्छा लिखती हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राशि, राशि, जल्दी आओ ना यार। राज की पुकार सुनते ही राशि लगभग दौड़ती हुई अपने कमरे से निकलकर हॉल में चली आई। राज शाम को जैसे ही अपनी कंपनी से वापस आता था कि बस दरवाजे पर पहुंचते ही राशि को पुकारने लगता। अभी राज और राशि की शादी को 1 महीने हुए थे और इस 1 महीने में ही दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए मानो बरसों से साथ ही रह रहे हों। वैसे भी खूबसूरत राशि और हैंडसम राज की जोड़ी खूब जचती। अरेंज मैरिज होने पर भी दोनों में लव मैरिज जैसा प्यार था। आज भी राशि अपने रूम में घड़ी पर नज़र टिकाए हुए जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी कि तभी राज की पुकार सुन वो खुश होती हुई हॉल की तरफ लपकी। पर जैसे ही राशि ने हॉल में कदम रखा, उसके कदम ठिठक से गए। राज अकेला नहीं था, बल्कि राज के सामने ही एक युवक और 2 युवतियां बैठी थी। राशि थोड़ी सकचुकाई सी थी, धीरे से बोली, राज, तुमने बताया ही नहीं कि तुम्हारे साथ आज गेस्ट भी आए हैं। राज कुछ बोलता कि सामने बैठी हुई एक चुलबुली सी दिखने वाली युवती उठकर राशि के करीब आती हुई बोली, अरे रे रे राशि जी, हमें गेस्ट मत कहिए। हम तो राज को तब से जानते हैं जब आप राज की लाइफ में आई भी नहीं थी। इस बंगलों के कोने कोने से हम सब वाकिफ हैं। शादी से पहले इसी बंगलों में ही तो हमारी वीकेंड पार्टियां होती थी। क्यों सुहाना, तुम भी तो कुछ बोलो। अब राज ने जल्दी से उठकर उस चुलबुली युवती को टोकते हुए कहा, ओहो गॉड शीना, तुम भी ना, तुम तो एक बार बोलना शुरू करती हो ना तो बस सुपर फास्ट एक्सप्रेस को भी तुम पीछे छोड़ दोगी, हाँ? फिर राज ने राशि का हाथ पकड़ा और उसे सामने लाते हुए बोला, आओ ना राशि, ज़रा मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स से भी तो मिलो। ये तीनों ही मेरे बहुत क्लोज हैं, पर एक सेमिनार अटेंड करने में ये तीनों दुबई गए हुए थे और इसलिए ये लोग मेरे शादी में नहीं आ पाए और नहीं आज तक तुमसे मिलने आ पाए। अभी कल शाम ही लौटे हैं ये लोग दुबई से और आते ही पीछे लग गए, पार्टी दो पार्टी दो। आओ तुमको मिलवाता हूँ, ये है सुबोध, वो सुहाना और इस पगली शीना से तुम मिल ही लियो। अच्छा जी, तो अब बीबी के आते ही मुझे पागल बोल रहे हो? मैं अभी तुम्हारी खबर लेती हूँ, रुक जा। और शीना ने सच में सोफे पर पड़ा कुशन उठाकर राज की ओर फेंक दिया। राज ने हंसते हुए वो कुशन कैच किया और फिर राशि से बोला, इसका तो ये सब चलता ही रहेगा, तुम प्लीज़ अपने हाथों की बनी बढ़िया सी चाय और गर्मा गर्म समोसे ले आओ प्लीज़। राशि ने सिर हिलाया और किचन की तरफ चल पड़ी। तभी राशि को पीछे से आती हुई शीना और राज की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि आज तक तो कभी राज ने उसके सामने शीना सुहाना का नाम नहीं लिया था। कुछ देर बाद राशि जब हॉल में चाय और पकौड़े की ट्रे लिए आई तो सुहाना ने फ़ौरन आगे बढ़कर राशि के हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दी और फिर राशि को हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, ओह राशि जी, आप बेवजह ही इतनी परेशान होती रहती हैं। मैंने तो यहाँ आते ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। शीना ने राज की ओर देखते हुए पूछा, क्यों राज, मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक तो रखी है ना तुमने फ्रिज में? मालूम है ना कि मैं कोल्ड ड्रिंक के बिना पिज़्ज़ा नहीं खा सकती।
पता है शीना मुझे, मैंने कल ही लाकर रख दिया था 2 बॉटल। राज ने फ्रिज की तरफ जाते हुए कहा। राशि ने थोड़ा मासूमियत से पूछा, तो क्या आप लोग ये चाय पकौड़ियाँ नहीं खाएंगे? वाह, खाएंगे क्यों नहीं। मैं तो चाय और पकौड़ियाँ ही खाऊंगा। पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक तो रोज़ ही खाते हैं, पर ऐसी टेस्टी गर्मा गर्म नाश्ता कहाँ मिलेगा? सुबोध ने कहा और आगे बढ़कर एक पकौड़ी अपने मुंह में डाल ली। सुहाना ने सुबोध को घूरते हुए वार्निंग दी, देख सुबोध, इस तरह से पकौड़ी कचौड़ी खाते रहेगा तो जल्दी ही फूलकर खुद भी कचौड़ी जैसा बन जाएगा। अब राशि से चुप न रहा गया, पर पिज़्ज़ा में भी तो बहुत कैलोरी होती है। ओहो राशि जी, आप ना सच में बहुत भोली हैं। हम जो पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं ना, वो एकदम स्पेशल होता है, लो फैट और लो चीज़ वाला। सुहाना ने हाथ हिलाते हुए समझाया। राशि को एक बात बड़ी अजीब सी लग रही थी। ये दोनों लड़कियां राशि को तो राशि जी कहकर बुलाती थी, पर राज को सिर्फ राज पुकारती थी। फिर राशि ने अपने मन को तसल्ली दी, हो सकता है कि एक साथ काम करते रहते हैं, ये सब आपस में घुले मिले हों। राशि जल्दी से दरवाज़ा खोलने गई, देखा तो पड़ोस में ही रहने वाले मिस्टर निखिल और उनकी वाइफ आहाना खड़े थे। राशि ने मुस्कुराते हुए उन दोनों का स्वागत किया और फिर हॉल में ले आई। राज ने जैसे ही निखिल और आहाना को देखा, उसके माथे पर बल पड़ गए। निखिल उसका पड़ोसी ज़रूर था, पर राज को वो कभी भी अच्छा नहीं लगा। राशि ने पता नहीं कैसे निखिल की बीवी आहाना से दोस्ती कर ली थी, और फिर अब इसलिए आहाना और निखिल अक्सर ही राज के यहाँ आते रहते थे। वैसे तो राज यूं ही निखिल और आहाना से हंस बोल लेता था, पर आज खुद उसके गेस्ट आए हुए थे, इसलिए उसे अभी निखिल का यूं अचानक चले आना बुरा सा लगा। राज के चेहरे पर गंभीरता झलकने लगी। निखिल बैठते हुए बोला, लगता है हम एकदम सही मौके पर आए हैं। टेबल पर चाय और पकौड़ियाँ रखी हुई है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बढ़िया खुशबू आ रही इन पकौड़ियों से, वाह। आहाना ने महसूस किया कि शायद राज को उन दोनों का इस वक्त आना पसंद नहीं आया, इसलिए वो फ़ौरन उठते हुए बोली, लगता है हम लोग गलत वक्त पे चले आए, सॉरी, वो एक्चुअली हमें मालूम नहीं था कि आपके गेस्ट आए हुए हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये सब मेरे कलीग्स और फ्रेंड हैं। मेरी शादी में तो आ नहीं पाए थे, इसलिए आज चले आए पार्टी करने। निखिल ने गर्दन हिलाई और फिर बेमन से कहा, तो फिर आप सब एंजॉय कीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। राशि ने जल्दी से उन्हें रोका, नहीं 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 जी, आप लोग क्यों जाएंगे? ये तो अच्छा हुआ कि आप लोग पार्टी के टाइम पर ही आ गए, अब हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। निखिल आराम से पकौड़ियाँ खाते हुए चाय पीने लगा। पक्का डिलीवरी बॉय आया होगा पिज़्ज़ा लेकर। सचमुच पिज़्ज़ा डिलीवरी करने ही आया था एक लड़का। सुहाना ने पिज़्ज़ा लिया और हॉल में आती हुई बोली, लो अब हमारा आइटम तो आ गया, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। राशि बोली, लाइए मैं पिज़्ज़ा को अच्छे से प्लेट में निकाल कर लाती हूँ। शीना ने हाथ हिलाकर लापरवाही से कहा, नो 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 नीड, हमें तो यूं ही मज़ा आता है छीना झपटी करके खाने में। हाँ, अगर ये पकौड़ी और चाय उठा कर ले जाएंगी तो अच्छा रहेगा। राशि का चेहरा बुझ सा गया, वो चुपचाप ट्रे समेट कर ले जाने लगी। तभी आहाना ने कप उठाई और बोली, चलो मैं इन्हें किचन में रख देती हूँ। किचन में पहुँचते ही आहाना ने राशि का हाथ पकड़ा और हैरानी से बोली, आर यू मैड राशि, तुमने इन तितलियों को यूं राज के साथ इतना फ्री कैसे छोड़ दिया है? अभी अभी तुम्हारी शादी को 1 महीना ही हुआ है और अभी से राज दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। राशि ने रुआसी आवाज़ में कहा, तो मैं क्या करूँ आना, क्या जाकर उन लड़कियों के सामने ही राज को खरी खोटी सुनाऊं, या फिर उन लड़कियों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूं? ओफो,
तू ना बिल्कुल बुद्धू ही है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तू जाकर राज के बिल्कुल बगल में बैठ और अपने बिहेवियर से उन तितलियों को जता दे कि राज पर सिर्फ तेरा हक है। देखना वो खुद ही तिलमिलाकर यहाँ से भाग खड़ी होंगी, आहाना ने समझाया। राशि कुछ पल सोच विचार करती रही, फिर उसके वो फौरन सिर झटकती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से राज की तरफ बढ़ गई। राज तब शीना के हाथ से पिज़्ज़ा लेने की कोशिश में था। राशि ने थोड़ी रुखी आवाज़ में राज को पुकारा, ये कैसी हरकत कर रहे हो तुम? तुम कोई बच्चे नहीं हो जो ऐसी छीना झपटी करके खाना खा रहे हो। राशि की आवाज़ से राज एकदम हैरान रह गया। उसने आज से पहले राशि को कभी ऐसा बोलते नहीं सुना था। तभी शीना ने मुंह मटकाते हुए अपनी जुल्फे सवारी और बोली, आप क्यों राज को मना कर रही हैं राशि जी? ये तो हम दोस्तों के बीच की बात है, आप बेवजह ही दखल मत दीजिए। राशि तो अब अंगारे की तरह सुलग उठी। वो कुछ बोलती कि आना बीच में ही कहने लगी, इस तरह बिहेवियर क्या आपको ठीक लगता है शीना जी? दूसरे के घर आकर दूसरे के पति के साथ इस तरह से मजाक मस्ती भला क्या अच्छा लगता है? शीना के ऊपर तो जैसे किसी ने खौलता हुआ तेजाब डाल दिया। वो ऊपर से नीचे तक अपमान की आग में जलकर स्याह हो गई। फिर उसने एक झटके से अपना बैग उठाया और सुहाना की बाह पकड़े सीधे सीधे घर से बाहर निकली। सुबोध भी जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। मिल गई तसल्ली, हो गई शांति। मेरे घर आए मेहमानों का यूं अपमान करके तुमने बहुत गलत किया राशि। तुम्हें इसी वक्त उन सबसे माफी मांगनी होगी, समझी? आहाना ने आगे बढ़कर चिरे स्वर में कहा, राशि नहीं, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। भला इस तरह से उन आवारा लड़कियों को घर बुलाकर कोई अपनी बीवी की ऐसी बेइज्जती करता है? राशि बेचारी भोली भाली है, मेरे साथ कोई ऐसा करता तो मैं अब तक उसको होश ठिकाने ला देती। राशि अचानक फूट फूट कर रो पड़ी, फिर भागती हुई अपने कमरे में चली गई। राज भी गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया। निखिल ने अपनी बीवी आहाना को इशारा किया, फिर दोनों राज के घर से निकल पड़े। तभी आहाना को कुछ ख्याल आया। वो निखिल से बोली, तुम घर जाओ, मैं ज़रा राशि को समझा कर आती हूँ, नादानी में कुछ उल्टा सीधा ना कर ले वो। निखिल ने हामी भरी और आगे बढ़ गया और आहाना वापस घर के अंदर चली आई। दरवाज़ा तो अब तक खुला ही हुआ था। आहाना ने अंदर आकर दरवाज़ा लगाया और फिर जल्दी जल्दी राशि के रूम की तरफ चल दी। राशि अपने बेड पर पड़ी हुई बिलक बिलक कर रो रही थी। जैसे ही आहाना ने राशि के कंधे को छूते हुए उसे पुकारा कि राशि का रोना और भी तेज हो गया। आहाना ने कुछ देर वहीं बैठकर राशि को दिलासा बांधते हुए समझाया बुझाया, फिर उठती हुई बोली, राशि चल अब उठकर हाथ मुंह धो ले और अच्छे से तैयार हो जा, और सुन, राज की मनपसंद साड़ी पहनकर रेडी हो ना। देखना राज भी तेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम वगैरह लेकर आता ही रहेगा। राशि सुबकती हुई उठी और फिर आहाना को थैंक यू बोलकर वॉशरूम में चल दी। देर तक ठंडे पानी से शॉवर लेने के बाद राशि को थोड़ा बेटर फील होने लगा। उसने सोचा कि जब राज घर वापस आकर उसे मनाएगा तो मैं भी झट से मान जाऊंगी, पर राज को मैं आज क्लियर कह दूंगी, अब आगे से कभी भी वो शीना और सुहाना को यूं घर पर ना लाएं। राशि वॉशरूम से निकली और कपड़ा निकाली। ब्लू कलर की वो साड़ी जो राज ने उसे शादी के बाद पहली बार गिफ्ट दी थी। ब्लू साड़ी पहनकर जब राशि ने अपने आप को देखा तो बहुत उसे अच्छा लगा। वो बुदबुदा उठी, आज तो मुझे देखते ही राज के होश उड़ जाएंगे। फिर राशि ने अपने बाल को संवारा और हल्का सा मेकअप करके बाहर हॉल में चली आई। हॉल में आते ही राशि की नज़र सामने वाले सोफे पर गई, जहां आहाना बैठी हुई कुछ सोच रही थी।
राशि ने हैरानी से पूछा, अरे आना, तुम अब तक यहीं हो? मुझे लगा तुम घर चली गई होगी। पर आहाना पहले की तरह खामोशी से आंखें बंद किए हुए बैठी रही। अब तो राशि और भी ज़्यादा हैरत में पड़ गई। उसने अब आहाना की तरफ आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़ा जोर से कहा, आहाना, आहाना, किन ख्यालों में खोई हो तुम? राशि का आहाना के कंधे पर हाथ रखना था कि आहाना की निष्प्राण देह सोफे पर लुढ़क गई। राशि चीख मारकर आहाना को उठाने की कोशिश करने लगी, पर आहाना को तो सांसें थम चुकी थी। अब भला वो उठती भी कैसे? क्या रोना चीखना मचा रखा है अब तक? ये घर है, कोई थिएटर नहीं। कितना मेलोड्रामा कर रही हो तुम? दरवाजे से अंदर आते हुए राज ने चिढ़ते हुए राशि से कहा। राशि ने राज के चिढ़ने की परवाह किए बगैर और भी जोर से चिल्लाते हुए कहा, राज, 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 ये आहाना को देखो ना, क्या हो गया? उठ नहीं रही है ये। राज की आंखें सिकुड़ गई। अब राज चिंतित होकर तेजी से सोफे के पास आया और सोफे पर लुढ़की पड़ी आहाना का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। आहाना। अब राज ने कांपते हुए अपना हाथ आहाना की नाक के आगे रखा और फिर फौरन इस तरह से डर के पीछे हटा मानो उसके सामने मौत खड़ी हो। और वाकई में मौत तो थी ही राज के सामने। आहाना की सांसें थम चुकी थी। उसके शरीर में अब प्राण बाकी नहीं थे। राज को यूं डरते कांपते देख राशि बोली, जल्दी जल्दी डॉक्टर को कॉल करो राज, जल्दी को डॉक्टर को बुलाओ। राज ने किसी तरह अपनी बेकाबू होती धड़कनों को कंट्रोल करते हुए अटकती आवाज में कहा, डॉक्टर, डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता राशि। अब तो मुझे निखिल को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आहाना की सांस हमेशा के लिए थम चुकी है। आहाना मर चुकी है राशि, आहाना मर चुकी है, मर चुकी है। क्या कुछ भी बोल रहे हो राज तुम? अभी थोड़ी देर पहले तो आहाना मेरे रूम में आकर मुझे समझा बुझा कर गई थी। वो कैसे मर सकती है राज? राशि पागलों की तरह चीखती बोली। राज ने राशि की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना मोबाइल लेकर निखिल को कॉल करने लगा। राशि अब जैसे स्टेचू बनी हुई टकटकी लगाए आहाना को घूरे जा रही थी। उसके सोचने समझने की ताकत जैसे गायब हो गई थी। राज ने निखिल को कॉल करके तुरंत अपने घर आने के लिए कहा, फिर बेचैनी से अपने हाथ मसलते हुए हॉल में चहलकदमी करने लगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो निखिल को कैसे बताएगा और क्या समझाएगा। तभी निखिल लपकते हुए आ पहुंचा। उसने सामने खड़े राज को देखते हुए पूछा, क्या हुआ राज? तुमने एकदम अर्जेंट घर बुलाया मुझे? अब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्या तुम लोगों का? राज ने बिना कुछ कहे बस सोफे की तरफ इशारा कर दिया। निखिल ने हैरानी से उधर देखा और जैसे ही सोफे पर लुढ़की पड़ी आहाना पर उसकी निगाहें गई, वो बिजली की तेजी से आहाना के पास पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, आहाना, आहाना, क्या हुआ बेबी? बेबी बोलो ना तुम, बेबी तुम ठीक तो हो ना? कैसा कैसा फील रहे हो? आहाना तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो बेबी, आंखें तो खोलो डियर, एक बार प्लीज। तभी राज ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और निखिल के कंधे पर हाथ रखते हुए किसी तरह से कहा, निखिल, वो आना कभी अपनी आंखें नहीं खोलेगी। आना की मौत। निखिल इतना जोर से चीखा कि पूरा घर हिल उठा। फिर वो पागलों की तरह आहाना को पकड़कर उठाने की कोशिश करता हुआ उसे जोर जोर से पुकारने लगा। निखिल ने राज का कॉलर पकड़ते हुए आग उगलती हुई आवाज़ में पूछा, क्या कर दिया तुमने मेरी बीवी को? उसने तुम्हें थोड़ा सा समझाया क्या कि तुमने उसको मार डाला? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और फिर निखिल ने राज को जोर से धकेला और मोबाइल निकालकर पुलिस को नंबर लगाने लगा। राज तो यूं हताशा से आना की डेड बॉडी को देख रहा था, मानो उसे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही हो। जल्दी ही पुलिस गाड़ी की सायरन से वातावरण गूंज उठा। धड़धड़ाती हुई पुलिस टीम राज के घर में आ पहुंची। इस पुलिस टीम का लीडर था सीनियर इंस्पेक्टर राजशेखर।
राजशेखर ने घर में घुसते ही सामने खड़े निखिल और राज को घूरते हुए कहा, अभी अभी किसी ने कॉल करके यहाँ का एड्रेस बताया था। आप दोनों में से किसने किया था कॉल और क्या हुआ है यहाँ? निखिल जल्दी से सोफे की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने कॉल किया सर आपको। मैंने वो देखिए ज़रा मेरी बीवी आहना को मार डाला इस कमबख्त राज ने। राजशेखर फौरन सोफे की ओर लपका। उसने ग्लव्स पहने हाथों से आहना की गर्दन पर हाथ रखा और फिर सिर हिलाते हुए आहना के मरने की पुष्टि कर दी। राजशेखर ने अपनी पुलिस टीम को इंस्ट्रक्शन दिए कि पूरे घर की अच्छी तरह से छानबीन की जाए और फिर तुरंत ही फॉरेंसिक और एम्बुलेंस को भी कॉल करके वहां बुला लिया। पुलिस टीम फौरन अपनी तफ्तीश में जुट गई। अब राजशेखर ने निखिल का रुख किया, तो ये आपकी बीवी है और ये घर किसका है और आपकी बीवी यहाँ कैसे आ गई? निखिल रोते हुए बोला, सर मैं निखिल हूँ और ये मेरी बीवी आहना है। हम यहीं पड़ोस में रहते हैं। आज शाम को आहना ने ही यहाँ इस राज के घर आने का प्लान बनाया था। हम यहाँ आए तो राज के दोस्त भी मौजूद थे। कुछ ही देर में राशि और राज की एक दोस्त के बीच झगड़ा हो गया। राज के दोस्त चले गए। राज की बीवी रोने लगी तो मेरी बीवी ने राज को समझाया, पर राज ने इतना गुस्सा हो गया कि उसने मेरी बीवी की जान ले ली। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये सर। मैं तो अपने दोस्त के साथ ही घर से बाहर चला गया था और तब ये निखिल और उसकी बीवी दोनों ही यहीं थे। फिर भी जब मैं वापस घर आया तो देखा कि मेरी बीवी रोती चीखती हुई आहना को पुकार रही है। मैं तो खुद हैरान हो उठा सर, यूं आहना के सोफे पर डेट देखकर। राज ने अपनी सफाई देने में एक पल की देरी नहीं की। निखिल फिर चीख पड़ा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर कि इस राज ने मेरी बीवी को मार डाला। ये तो हमेशा से ही मुझसे चिढ़ता था। आज भी जब यहाँ आया तो एकदम उखड़ गया था। राज ने अब राशि का हाथ पकड़ते हुए कहा, ज़रा बताओ इन ऑफिसर को तुम कि मैं जब यहाँ से गया तब ये निखिल और उसकी बीवी यहीं बैठे थे। राशि तो इस कदर बौखला गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अपनी बीवी से क्या पूछ रहा है? मैं बताता हूँ ना सर। मैं घर चला गया था क्योंकि मेरी बीवी को राशि की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसे समझाने के लिए रुक गई थी। और अभी कुछ देर पहले जब मैं अपनी बीवी को बुलाने के लिए आ ही रहा था कि राज ने मुझे कॉल कर तुरंत बुलाया और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे सामने मेरी बीवी की लाश पड़ी थी। और निखिल फिर फपक के रोने लगा। मिस्टर राज, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कभी भी मेरी नज़रों से असली मुजरिम बचकर नहीं निकला है। इसलिए बेकार की बातें छोड़कर आप मुझे सीधा और स्पष्ट शब्दों में सारा माजरा बताइए। राज ने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। सर, आज शाम को मैं जब ऑफिस से आया था तो मेरे साथ मेरे 3 कलीग्स भी आए थे। वो तीनों मेरे वाइफ से मिलना चाहते थे, इसलिए मैं उन्हें घर लेकर आ गया। पर तभी ये निखिल और उसकी बीवी आहना भी अचानक ही चले आए। अच्छे खासे हम पार्टी कर रहे थे कि जाने आहना ने मेरी बीवी राशि को क्या उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा दी। राशि ने मेरे दोस्तों के सामने रूखा बर्ताव किया तो मैं नाराज़ हो गया। मेरे दोस्त तो फ़ौरन घर से चले गए और मैं भी फिर उन्हीं के पीछे पीछे घर से बाहर चला गया। तब तक ये निखिल और आहना मेरे ही घर में थे। फिर मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ क्या नहीं, बस मुझे इतना ही मालूम है कि जब मैं वापस घर आया तो आहना सोफे पर पड़ी थी और राशि रोती चिल्लाती हुई उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। राज ने एक ही सांस में पूरी बात कह सुनाई। राजशेखर ने अब राशि के करीब जाकर गंभीरता से कहा, देखिए राशि जी,
हम आपकी मन स्थिति समझ सकते हैं, पर आपका बयान हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि अकेली आप ही थी जो अहाना के साथ इस घर में मौजूद थी। हम जानना चाहते हैं कि जब आप और अहाना यहाँ अकेले थे तो यहाँ पर क्या क्या हुआ और अहाना की यूं अचानक मौत कैसे हो गई। राशि कुछ देर तो फुट फुट कर रोती रही, फिर किसी तरह से अपनी रुलाई पर काबू पाती हुई बोली, मैं कुछ नहीं जानती कि अहाना कैसे अचानक मर गई। मैं तो अपने कमरे में रोती हुई पड़ी थी कि अहाना ने आकर मुझे समझाया। मैं उठकर वॉशरूम चली गई और जब आधे पौने घंटे बाद नहा धोकर तैयार होकर वापस हॉल में आई तो मैंने देखा कि अहाना सोफे पर आंखें मूंदे बैठी है। मुझे हैरानी हुई क्योंकि मुझे तो लगा था कि अहाना अपने घर चली गई होगी। फिर जब मैंने उसके करीब जाकर उसके कंधे पर थपकी देते हुए अहाना को पुकारा तो वो सोफे पर लुढ़क गई। राशि फिर बिलक बिलक के रोने लगी। राजशेखर ने गर्दन हिलाई, फिर बोला, मतलब कि आप ही थी जिन्होंने पहली बार अहाना को मृत देखा और सिर्फ आप ही हैं जो अहाना के साथ उसकी मौत के समय इस घर में मौजूद थी। राशि ने फिर किसी तरह से कहा, पर मैं सच कह रही हूँ कि मुझे तो अहाना के बारे में पता तक नहीं था कि वो मेरे ही घर में है। मैं तो नहाने धोने और फिर तैयार होने में लगी थी। मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि इस बीच अहाना के साथ क्या हुआ। तभी सर ये सब राज की किया हुआ रहा है। सर, राज ने आपको ये तो बताया कि उसके कलीग्स आए हुए थे, पर ये नहीं बताया कि उन कलीग्स में से 2 लड़कियां भी थी, जिनमें से एक तो राज को बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी मानो वो राज की गर्लफ्रेंड हो। इसी बात को लेकर राशि जी ने नाराजगी दिखाई थी वहाँ पे। बकवास मत करो निखिल, वो तीनों सिर्फ मेरे कलीग्स थे और कुछ नहीं, राज भी चीखते हुए बोला। तभी फॉरेंसिक टीम और एम्बुलेंस भी आ पहुंची। अहाना की बॉडी का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने हर जगह से फिंगरप्रिंट और दूसरे कई सबूत ट्रेस किए और फिर राजशेखर से एक्सपर्ट ने कहा, पहली नज़र में तो ये मुझे पॉइजन का मामला लग रहा है, बाकी डिटेल्स तो पोस्टमार्टम से ही पता चलेगी। राजशेखर ने गर्दन हिलाई, फिर राज से बोला, आज शाम को इस घर में जो भी शख्स मौजूद था उन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे एक पेपर पर अभी के अभी लिख कर दो। राज ने विरोध करते हुए कहा, सर अब आप बिना मतलब उन बेचारे कलीग्स को क्यों लपेट रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब मेरे कलीग्स और मैं घर से बाहर निकले तब तक अहाना और निखिल दोनों ही इस घर में अच्छे खासे मौजूद थे। अब हमारे जाने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए मैं और मेरे कलीग्स दोषी नहीं ठहराए जा सकते। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए और जो पूछा जा रहा है उसका ठीक जवाब दीजिए। यह पुलिस इंक्वायरी है, कोई आपके ऑफिस की रूटीन कार्रवाई नहीं हो रही। राज एकदम से सपकाते हुए इधर उधर देखने लगा। राजशेखर ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, 10 मिनट के अंदर मुझे उन तीनों की फुल डिटेल्स एक पेपर पर लिख कर दो। फिर निखिल की ओर मुड़ते हुए राजशेखर ने उससे कहा, चलिए मिस्टर निखिल, ज़रा आपका घर भी देख आते हैं, वहाँ भी छानबीन तो ज़रूरी ही है, आखिर आप और अहाना रहते तो वहीं थे। निखिल ने सिर हिलाया और सुस्त कदमों से बाहर दरवाजे की तरफ चल पड़ा। राजशेखर ने 2 पुलिसकर्मियों को अपने साथ लिया और निखिल के घर की तलाशी लेने चल दिया। निखिल के घर का दरवाज़ा और मेन गेट सब लॉक्ड था। कंपाउंड की लाइट्स भी ऑफ थी और घर के अंदर भी अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। राजशेखर ने थोड़ा हैरानी से पूछा, मिस्टर निखिल, आप तो बता रहे थे कि आप मिस्टर राज का कॉल आते ही हड़बड़ाते हुए
भागकर राज के घर पहुंचे थे। लेकिन यहाँ तो देखकर लगता है कि कॉल आने के बाद भी आप बड़े इत्मीनान से एक एक दरवाज़ा लॉक करके और घर की सारी लाइट्स ऑफ करने के बाद ही मिस्टर राज के घर गए थे। निखिल का चेहरा सपक आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जहर पार्ट 2 में सुनिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई कहानी है या कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपकी कहानी सुनाएंगे। और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपसे एक भी कहानी मिस ना हो।